स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। रोज की तरह मित्रों, आज हम लोग हमारे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी सीरीज की। यू डू नो दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर हम लोग एक सब सीरीज डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। पिछले कुछ डिस्कशन में हम लोगों ने बात की है अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, और मैं कहूंगा एनवायरमेंटल ट्रीटीज, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस और एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स। डिस्कशन की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशन क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, या फिर आपकी ट्रीटीज क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग हमारे एनवायरनमेंट के डिस्कोर्स को ही कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। मैंने आपको बताया कि काफी लंबा ये सीरीज चल रहा है, अगले कुछ क्लासेस में इसको कंक्लूड करने वाला हूं, राइट। सो अनदर 2 और 3 क्लासेस एट मैक्स, जहां पे हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ मिसलेनियस कन्वेंशंस और कुछ मिसलेनियस ट्रीटीज के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस बिगिन टुडेज मैंडेट, बट बिफोर दैट ध्यान रखिएगा कि आज आखिरी दिन है। आप जानते हैं कि ओरिएंटेशन क्लास अभी हो चुका है। आपकी जो क्लासेस चलेंगी बैच 6 की, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd of October। यू डू नो दैट, राइट। और आपको ध्यान रखना है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच, और आई वुड से लास्ट डे, जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स। इनफैक्ट मैं कहूंगा आपके पास 1.5 घंटा बचा हुआ है, राइट। कुछ ही समय आपके पास बचा हुआ है टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आपने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है देन यू आर श्योरली मिसिंग आउट ऑन समथिंग। क्यों? क्योंकि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड। सब कुछ तैयारी हो जाएगी आपकी, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी, एवरीथिंग इन अ होल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। और ये सब आपको मिलेगा एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज 18,999 में ही। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कंपनी प्राइस ज्यादा है। इसके ऊपर जब भी आप चेकआउट करोगे तो कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है राहुल लाइव, RAHULLIV। डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस, राइट। जब आप करोगे तो प्राइस आ जाएगा 18,999 में। और इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट द कंप्लीट पैकेज, 900 आवर्स प्लस लाइव क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1, एकेडमिक डाउट्स के लिए भी, नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए भी। ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट जस्ट इन अ कपल ऑफ आवर्स, द ऑफर इज गोइंग टू एंड, डू इट नाउ। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं आज का हमारा। और पहला कन्वेंशन हम लोग डिस्कशन करते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन। सबसे पहली चीज, रॉटरडैम ये है क्या? रॉटरडैम एक सिटी है। वेयर इज रॉटरडैम? इट इज इन नेदरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन नेदरलैंड्स। नेदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, नेदरलैंड्स और हॉलैंड, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, रॉटरडैम इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल मार्वल। यहाँ पे एक इरास्मस ब्रिज आता है, काफी अच्छा ब्रिज है, राइट। रॉटरडैम में एक कन्वेंशन साइन की गई 1998 में। क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉटरडैम कन्वेंशन का ये जो लोगो है, इट सेज शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट? रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंजर्विंग द इकोसिस्टम। किस चीज से? फ्रॉम द हजार्डोस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। इनफैक्ट रॉटरडैम कन्वेंशन को हम लोग PIC कन्वेंशन भी कहते हैं। इन शॉर्ट PIC कन्वेंशन। PIC मतलब प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट कन्वेंशन। PIC कन्वेंशन में किस चीज को हम लोग रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं? केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, स्पेशली जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें जैसे कि ग्रोथ हार्मोन वगैरह हम लोग अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप के ऊपर, जिससे उसकी प्रोडक्शन बढ़े, राइट। अब इन चीजों से कई बार ऐसा होता है कि उससे इकोसिस्टम को खतरा होता है, उससे ह्यूमंस को खतरा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, वो एक कार्सिनोजन हो सकता है, यानी कि जिससे कैंसर हो सकता है। तो उस चीज को रोकना है। अगर ये चीजें एक देश से दूसरी देश जा रही हैं तो पता होना चाहिए कि क्या जा रहा है, उसके इससे क्या हानि हो सकती है। विकल्प दिया जाता है पार्टीज को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो भी स्टेट पार्टीज यहाँ पे जो COP में शामिल होती है, उन्हें एक विकल्प दिया जाता है। किस तरह का विकल्प? आप ध्यान रखिए, ये एक मल्टीलैटरल अग्रीमेंट है जहां पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बोथ टू द इंपोर्टर्स एज वेल एज एक्सपोर्टर्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स। अब आप जानते हैं कि इंडिया इज अ फार्मा जायंट, इंडिया इज ऑल्सो
अपकमिंग केमिकल जायंट, बहुत सारे केमिकल्स इंडिया में भी प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। समझ लीजिए कोई केमिकल इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है से टू अफ्रीकन कंट्री, जिसको एक पेस्टिसाइड करके इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड करके इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वी विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनफैक्ट उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, इसीलिए ये कन्वेंशन बनाया गया है। इस कन्वेंशन में क्या प्रमोट किया जाता है? ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ लीजिए मैं एक एक्स केमिकल बना रहा हूं और इस एक्स केमिकल को भेज रहा हूं। इस एक्स केमिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी स्टडी क्या है, इसका सैंपल स्पेस क्या था, कहां पे इसको इंप्लीमेंट किया गया, किस तरह से इसका इंपैक्ट हो सकता है, ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, एनिमल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इन सभी का इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा जिस किसी को भी आप भेज रहे हो। अगर इससे कुछ हानि है तो हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट भी करेंगे। ऑलराइट, अब बेसिकली होता क्या है रॉटरडैम कन्वेंशन में, जो 1998 में फाइनलाइज हुआ, इट इवेंचुअली बिकेम इफेक्टिव इन 2014 आफ्टर द नेसेसरी रैटिफिकेशंस। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईच पार्टी, जो भी पार्टी है, और आपको ध्यान रखना है इंडिया इज अ पार्टी टू इट, राइट, इंडिया इसका पार्टी भी है, राइट। सो ईच पार्टी, जो भी पार्टी है, उनकी सबसे पहले उनकी एक ऑब्लिगेशन बनेगी कि अपने यहां पे एक अथॉरिटी को डेजिग्नेट करे एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर दिस कन्वेंशन। अब इंडिया की तरफ से एमओई ऑफ सीसी, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, दे आर द पीओसी बेसिकली, तो अपनी तरफ से डेजिग्नेट करे फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस फर्स्ट। इसके अलावा जो सिग्नेटरीज हैं, एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, जो भी हो, उनके पास अधिकार रहेंगे। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे सारी इंफॉर्मेशन देनी है। जो भी कंट्री है जो इंपोर्ट कर रही है, उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगर समझ लीजिए केमिकल एक्स में एक्सपोर्ट कर रहा हूं इंडिया से, इंपोर्टर है अफ्रीकन कंट्री से तंजानिया। अब तंजानिया के पास अधिकार क्या रहेगा? उनके इंपोर्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? बेस्ड ऑन माई इंफॉर्मेशन, मैं तंजानिया को बताऊंगा कि जो एक्स केमिकल है, इसकी सारी डिटेल्स मैं उनको दे दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दूंगा। उनके पास एक राइट रहेगा, ठीक है आप इंपोर्ट कर दीजिए, मैं सारी चीजें समझ चुका हूं, मैं अभी भी इंपोर्ट करना चाहता हूं। नहीं मैं इंपोर्ट करना चाहता तो आप रोक भी सकते हो। अगर आप इंपोर्ट करना भी चाहते हो विद सर्टेन स्पेसिफाइड स्पेशल कंडीशंस, वो भी आप कर सकते हो। आप जानते हो कि WTO हो गई या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है कि अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी है, इस तरह की चीजें होती है। तो इन सभी चीजों से बचा लेता है। कन्वेंशन में ज्यादा पावर दी गई है इंपोर्टर के पास। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर को बहुत खतरा है, जो देश भी चीजों को इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर बहुत खतरा है। अब आपको लग रहा होगा, मैं हमेशा बता रहा हूं कि इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा तभी प्रॉब्लम होगी, नहीं, इंडिया भी बहुत चीजें इंपोर्ट करता है। स्पेशली हम लोग केमिकल्स बनाते हैं, उसकी रॉ मटेरियल्स कहां से आती है? रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, चाइना हो गया, जर्मनी होगा, वहां से रॉ मटेरियल्स आती है, तो दैट ऑल्सो वुड बी इंक्लूडेड, इजंट इट? तो वहां पे भी हमारे पास ये अधिकार रहेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आएगा कि रॉटरडैम कन्वेंशन में हम लोग करते क्या है। रॉटरडैम कन्वेंशन में एक लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट के अनुसार जो भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में चला जाएगा, जो भी केमिकल हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, इस पर्टिकुलर लिस्ट में चला गया, इसका मतलब है जब भी आप इसकी ट्रेड करोगे, इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ PIC। PIC मतलब प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो कई बार सिंपल सा MCQ भी आपको बन सकता है कि जो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है ये किस पर्टिकुलर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है, राइट? PIC या फिर इसका नाम ही है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट कन्वेंशन। ऑलराइट, सो दिस इज द रॉटरडैम कन्वेंशन। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है कि रॉटरडैम कन्वेंशन आ गया तो कैसे इसका क्या फायदा मिलेगा? देखिए, रॉटरडैम कन्वेंशन का फायदा है, सबसे पहले एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह बनेगा। कन्वेंशन के तहत क्या होगा, जब भी इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी तो सारी पार्टीज मिलेंगी, डिस्कस करेंगे कि भैया ये केमिकल है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग एक ब्लैक लिस्ट बना देंगे। इस ब्लैक लिस्ट का ट्रेड ही नहीं होगा, एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसके ऊपर वॉच रहेगा, तो उसकी ट्रेडिंग रेगुलेटेड रहेगी, कंपलसरी PIC होना चाहिए उसका। इसके अलावा शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पे शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन चलेगा एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच, साथ ही साथ कन्वेंशन का सेक्रेटेरिएट भी आपकी मदद करेगा फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस कन्वेंशन। इसके अलावा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होगी आपकी, PIC प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको उदाहरण दिया तंजानिया का, मेरी तरफ से, मैंने इंडिया की तरफ से तंजानिया को सब कुछ बता दिया है। अब तंजानिया के ऊपर डिपेंड करता है इंपोर्ट करना है नहीं करना है। अगर उससे कुछ हानि भी हो रही है तो मैंने उसके बारे में बता दिया। तो दे हैव कंप्लीट डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की पावर्स।
इसके अलावा अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, डेवलप कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज, सभी के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। एंड फाइनली टेक्निकल असिस्टेंस आपको जरूर मिलती है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन से भी। इस कन्वेंशन के सेक्रेटरीट के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंटर है। और रॉटरडैम कन्वेंशन, साथ ही साथ आई होप कि आपको हमारा पुराना इंटरेक्शन याद होगा अबाउट द बेसल कन्वेंशन ऑन हजार्डस सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्डस मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। मैंने आपको बताया था निम्बी मूवमेंट के बारे में, नॉट इन माई बैकयार्ड, राइट। वहां पे भी हजार्डस केमिकल्स जो रेसिडिव होते हैं उसको डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तो उसे रोकने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए बेसल कन्वेंशन आया। तो बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और हमारा सब्सिक्वेंट डिस्कशन जो होगा स्टॉकहोम कन्वेंशन, तीनों के बीच एक कनेक्ट जरूर है, वो हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में। आई होप इट इज क्लियर रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में। इनफैक्ट इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की खबर है। कुछ ही दिनों पहले हाल ही में, आई थिंक लास्ट वीक ओनली, सितंबर 26 को रॉटरडैम कन्वेंशन की तरफ से एक डिसीजन आया, बहुत बड़ा डिसीजन आया, जहां पे दो पर्टिकुलर केमिकल्स है, इप्रोडियन और टर्बुफॉस, इन दोनों को भी अभी पीआईसी की लिस्ट में डाला गया है। यानी कि अभी अगर कोई देश इप्रोडियन या फिर टर्बुफॉस के साथ डील करना चाहता है, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना चाहता है, दे हैव टू फॉलो द पीआईसी नॉर्म्स, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नॉर्म्स ऑफ द रॉटरडैम कन्वेंशन। क्लियर? अब क्या इससे मुझ पे परिणाम होगा, इंडिया पे परिणाम होगा? बिल्कुल। देखिए, अगर हम लोग इप्रोडियन की बात करें, इप्रोडियन एक फंजिसाइड है। अगेन दिस इज करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी से सवाल बनने की कि इप्रोडियन क्या है, टर्बुफॉस क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। इप्रोडियन एक फंजिसाइड है। फंजिसाइड मतलब जो फंगस को मारता है, और ये फंगस नॉर्मली फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, इन चीजों पे, जहां पे आपको वाइन्स निकलते हैं, जहां पे वो टेंड्रिल्स बेस्ड प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट करता है, और उसको रोकने के लिए हम लोग इप्रोडियन का इस्तेमाल करते हैं, इप्रोडियन स्प्रे करते हैं। लेकिन इप्रोडियन को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मतलब जो आपको कैंसर कॉज कर सकता है, इट इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट। इसके अलावा इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी टॉक्सिक केमिकल, और इप्रोडियन को भी हाल ही में ऐड किया गया है टू द PIC, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिस्ट ऑफ द रॉटरडैम कन्वेंशन। इसके अलावा जो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है वो है टर्बुफॉस। टर्बुफॉस एक सॉइल बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, जो सॉइल में जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें मार गिराता है। जो नॉर्मली अगेन वो इंसेक्ट्स है सोरगम, यानी कि ज्वार हो गया, मेज हो गया, बीट रूट, पोटैटोज, इनके ऊपर काफी इंपैक्ट करता है। और हाल ही में ये पता चला है, हाल ही में रॉटरडैम कन्वेंशन से ये पता चला है कि जो टर्बुफॉस है, टर्बुफॉस आप अप्लाई कर देते हो, लेकिन जब आप इरिगेशन करते हो, इरिगेशन करने के बाद जो फ्लो होगा, ओवर इरिगेशन कर दिया, पानी आपका चला गया एक जगह से दूसरी जगह, एक्वेटिक रीजन में, यानी कि जहां पे पानी है वहां पे अगर टर्बुफॉस चला गया, इट इंपैक्ट्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन अ वेरी एडवर्स वे। ये पता चला है, इसकी वजह से टर्बुफॉस को भी PIC लिस्ट में डाला गया। और आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो पेस्टिसाइड्स है, इप्रोडियन एंड टर्बुफॉस, इसके हार्मफुल इंपैक्ट ह्यूमंस पे भी है, ये भी जाना गया है। अब इससे थोड़ा सा इंपैक्ट इंडिया को जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्बुफॉस। टर्बुफॉस प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग कंट्रीज में बेचते हैं। साउथ अफ्रीका हो गया, मेक्सिको हो गया, आपका ताइवान हो गया, राइट। इन डिफरेंट कंट्रीज वी डू एक्सपोर्ट दिस। ग्वाटेमाला हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। अब टर्बुफॉस क्योंकि PIC लिस्ट में आया है, इसका मतलब है जब भी इंडिया टर्बुफॉस का एक्सपोर्ट करेगा अभी, इसका मतलब है यहाँ पे कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी टू दी पार्टी कि टर्बुफॉस हैज बीन पुट इनटू दिस पर्टिकुलर लिस्ट। ऑलराइट, अगर आपको लेना है आप ले सकते हो, अगर कुछ बदलाव भी हो, कोई चेंज भी हो, सब कुछ, एवरीथिंग हैज टू बी शेयर्ड विद द पार्टीज वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग इट। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया रॉटरडैम कन्वेंशन है क्या। प्लीज इसके ऊपर नोट कीजिएगा, फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन के बाद लेट अस टॉक अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन, नॉट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो 1972 में हुई थी, विच इज आई वुड से बिगिनिंग ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट। लेकिन स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हुआ। स्टॉकहोम कहां पे है? स्टॉकहोम, लेट मी गिव यू 5 सेकेंड्स टू थिंक। स्टॉकहोम कहां पे है? स्टॉकहोम इज इन स्वीडन, राइट। स्वीडिश सिटी है स्टॉकहोम, जहां पे एक कन्वेंशन फाइनल किया गया, एक अग्रीमेंट हुआ फॉर स्टॉपिंग और फॉर रेगुलेटिंग दी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो जब भी स्टॉकहोम कन्वेंशन आया है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए POP। POP मतलब
persistent organic pollutants। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन कब फाइनलाइज हुआ? 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन को फाइनलाइज किया गया। इनफैक्ट जब भी मैं रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करूं या फिर दूसरे कन्वेंशन की बात करूं, आपको याद होगा इन सभी का रूट कहीं ना कहीं मैं कहूंगा 1992 के रियो समिट से जरूर शुरुआत होती है। इसीलिए रियो समिट के बाद एनवायरनमेंट का डिस्कोर्स, एनवायरनमेंट का डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन काफी ज्यादा होने लगा। उसके बाद इवेंचुअली ये सारी चीजें आई। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में ओपन हुआ सिग्नेचर के लिए, और ये भी एनफोर्स होना शुरू हुआ 2004 से। और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या करता है? इट रेगुलेट्स पीओपी। अब ये पीओपी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीओपी? persistent organic pollutants। 3 टर्म्स है, persistent organic pollutants। अब मैं चाहता हूं कि इन 3 टर्म्स में से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जरूर persistent बने, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी persistent इन योर प्रिपरेशन अप्रोच। क्यों? क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली रहना है, लंबे आवर्स आपको पुट इन करना है, तो यू हैव टू बी persistent। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या है? जो बहुत देर तक रहेगा, जो डीमोटिवेट नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा, राइट? ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोल्यूटेंट यानी कि ये एक पोल्यूटेंट है। इससे आपको पता चल गया होगा सबसे पहली चीज है वो पोल्यूटेंट जो परसिस्टेंट होता है एनवायरनमेंट में, यानी कि जो डिग्रेड नहीं होता या फिर जो बहुत ही स्लो डिग्रेड होता है। अब स्लो डिग्रेड होता है मतलब पानी के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होगा, इट इज लेस वाटर सॉल्युबल। लॉन्ग रेंज इसकी एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी होगी। LRET मतलब एक जगह पे अगर वो पोल्यूटेंट है एट प्लेस X, सैकड़ों किलोमीटर दूर आपको Y पे भी वो मिल सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो सकता है पानी में, पानी के थ्रू हो जा सकता है, हवा के थ्रू जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? इसके अलावा बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बायो एक्यूमुलेशन इन अ स्पीशीज, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल कम है तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फैट सॉल्युबल होगा, तो फैटी एसिड्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये आ जाएगा, इससे प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट होगा। अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की वजह से इकोसिस्टम को खतरा है ही, इकोसिस्टम में हम हैं, ह्यूमंस को खतरा है, एनिमल्स को खतरा है, प्लांट्स को खतरा है, बायो एक्यूमुलेशन से फूड चेन में आएगा, फूड वेब में आएगा, उससे सभी को प्रॉब्लम हो सकती है। किस तरह की प्रॉब्लम्स? जैसे कि कैंसर हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो गई, रिप्रोडक्टिव, आपकी जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन सभी चीजों के प्रॉब्लम हो सकते हैं थ्रू द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। क्लियर? पीओपी का मतलब आपको पता चला कि जो बहुत दिनों तक एनवायरमेंट रहते हैं, जिनका बायो एक्यूमुलेशन का बहुत ज्यादा स्कोप होता है, उन्हें कहते हैं पीओपी। और पीओपी को रोकने के लिए, फिर पीओपी को रेगुलेट करने के लिए, अननेसेसरी पीओपी अगर बन रहा है या फिर कोई केमिकल है जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इन सभी चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो कन्वेंशन 2004 में फाइनल हुआ। इस कन्वेंशन का उद्देश्य यह है कि पीओपी को टारगेट करें, पीओपी का यूज कम करें, पीओपी को एलिमिनेट करें, जो पीओपी सबसे खतरनाक है उसको हटा दें, उसके ऑल्टरनेटिव्स बनाएं, जो पुराने परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें खत्म कर दें, साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन हो विद रिस्पेक्ट टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यानी कि फ्यूचर में पीओपी हमारे पास ना हो, ये हमारा उद्देश्य रहता है। ठीक है, क्लियर? अब इसके अलावा इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2006 में, इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई किया ऑन पीओपी इन 2006। जब पीओपी आया 2004 में, इन्होंने शुरुआती दौर में डर्टी डजन को बैन किया था। तो मैं चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स इसे भी याद रखें, डर्टी डजन मतलब 12 केमिकल्स के नाम दिए गए, जिसमें से 9 को कंप्लीटली बैन किया गया, 3 को रेगुलेट करने की बात की, धीरे धीरे फेज डाउन करने की बात आई। तो सवाल मैं बना सकता हूं एक एमसीक्यू, द टर्म डर्टी डजन समटाइम्स which you hear in the news, या फिर डर्टी डजन is connected to which convention? Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants। डर्टी डजन का मतलब है पीओपी, जो पीओपी का नाम है वही 12 नाम थे, 8 पेस्टिसाइड्स, 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स और 2 अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स थे। यहां पे आपकी लिस्ट दी गई है, नो नीड टू रिमेंबर, बट 8 पेस्टिसाइड में ऑल्ड्रिन हो गया, क्लोरिडेन हो गया, डीडीटी, डाइएल्ड्रिन, एंड्रिल, हेप्टाकोर, राइट? बहुत सारी केमिकल्स है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी थे, पीसीबीस, राइट? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल्स, हेक्साक्लोरबेंजीन, बहुत सारी चीजें आई यहां पे। इसके अलावा कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी है। टोटली 12 को डर्टी डजन कहा जाता है, दे आर कॉल्ड डर्टी डजन। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे यहां पे लिस्ट काफी लंबी होती हुई जा रही है। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें 2020 में जो लंबी लिस्ट हो रही है, उसमें हमारी कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है रिसेंट टाइम्स में, 2 साल पहले 7 और केमिकल्स ऐड किए गए थे रिसेंटली
राइट, क्लोरडेकॉन, हेक्साब्रोमो, बाइफिनॉल, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट 7 केमिकल्स आपको बता रहा हूं। ये क्यों? क्योंकि सिंबॉलिकली आपको ध्यान रखना है, जिस कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी 12, दैट इज डर्टी डजन के साथ, आज वहां पे एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट लगी हुई है। क्लियर? इज इट क्लियर? रॉटरडैम कन्वेंशन और आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब जैसे कि मैंने बताया था, एक चीज आपको नोट करनी है, 3 कन्वेंशंस, इन तीनों के कन्वेंशन के सेक्रेटेरिएट्स जो हैं एक जगह आ चुके हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी बेसल कन्वेंशन के बारे में। बेसल कन्वेंशन किस पे था? बेसल कन्वेंशन वी स्पोक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ निम्बी, राइट। निम्बी में मैंने आपको बताया था कि जो भी हजार्डस वेस्ट होगा, राइट, जो हजार्डस वेस्ट होता है, उस वेस्ट के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए एक कन्वेंशन आया, बेसल कन्वेंशन, बेसल इन स्विट्जरलैंड, जहां पे मैंने बताया था कि डेवलप कंट्रीज दूसरे कंट्रीज में अपना कूड़ा कचरा भेजती है। मैंने आपको खैन सी शिप के बारे में भी उस समय पे एक स्टोरी सुनाई थी। आई होप यू रिमेंबर। कुछ याद आया? बिल्कुल, राइट। सेकंड कन्वेंशन रॉटरडैम कन्वेंशन, जो हम लोगों ने अभी बात किया। रॉटरडैम कन्वेंशन किस पे है? इट इज ऑन केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। और आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन किस पे है? इट इज ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। 2012 में क्या हुआ, इन तीनों कन्वेंशंस ने सिनर्जी लाने के लिए, क्योंकि सभी आपस में एक ही चीज की या फिर एक ही थीम पे डेवलप्ड है, जैसे कि हजार्डस केमिकल्स हो गया, हजार्डस वेस्ट हो गया, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, पीओपी, इन तीनों ने मिलकर अपना सेक्रेटेरिएट एक ही कर दिया, सिंगल सेक्रेटेरिएट, ताकि एक कन्वर्जेंस आ जाए। और उनका सिंगल सेक्रेटेरिएट है एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑल्दो आपको ध्यान रखना है, रॉटरडैम कन्वेंशन का जो केमिकल्स का भाग है वो आपको आता है इनके साथ, लेकिन एक रॉटरडैम कन्वेंशन में फूड का पार्ट भी है, क्योंकि रॉटरडैम कन्वेंशन इज वेरी मच कनेक्टेड टू फूड सिक्योरिटी ऑल्सो। तो इट ऑल्सो वर्क्स फ्रॉम एफएओ हेडक्वार्टर, दैट इज इटली, रोम में आता है जो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। उनके साथ भी काफी क्लोजली काम करते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स भी है। और अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स बैन करते चलें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा नहीं। तो रॉटरडैम कन्वेंशन ऑल्सो वर्क्स वेरी क्लोजली विद एफएओ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन तीनों कन्वेंशंस ने अपनी सेक्रेटेरिएट मिला दी है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में अभी है इनका सेक्रेटेरिएट, और इनकी जो सीओपीस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, अभी वो कंटिन्यूसली जॉइंटली ऑर्गेनाइज करते हैं, बैक टू बैक होता है, एक के बाद एक के बाद, ताकि सिनर्जीज आए इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस। कई बार आप देख सकते हो केमिकल्स आपको बहुत बार रिडंडेंट भी मिलेंगे, एक कन्वेंशन में वो केमिकल है, दूसरे में भी वो केमिकल इंक्लूड किया हुआ है, तो इस तरह की रिडंडेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट चलिए मैं आपको ले चलता हूं इनके वेबसाइट पे, सो दैट वी नोट अ लिटिल बिट ऑफ थिंग। देखिए, ये है वेबसाइट ऑफ द रॉटरडैम कन्वेंशन, दिस इज रॉटरडैम कन्वेंशन, आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो रॉटरडैम कन्वेंशन पे वो, बेसल कन्वेंशन तो आपको पता है हजार्डस वेस्ट के साथ है। रॉटरडैम कन्वेंशन में अगर हम लोग बात करें, इनकी कन्वेंशन पे जब आप जाओगे तो आपको NX3 केमिकल्स मिलेंगे। आई हैव ऑलरेडी ओपन दी NX3 केमिकल्स। NX3 केमिकल्स में आप लिस्ट देख सकते हो, बहुत लंबी लिस्ट बन चुकी है अभी यहाँ पे, ठीक है। ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को रेगुलेट किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स को बैन किया गया है, एलिमिनेट करेंगे। जो स्टॉक पाइलिंग है उनको भी धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। DDT, डायल्ड्रिन, EDB, राइट, एंडोसल्फान पहले एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल हुआ करता था। हेप्टाक्लोर हो गया, अभी भी हेप्टाक्लोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, ऑल्दो नो नीड टू रिमेंबर द केमिकल। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जैसे हम लोगों ने देखा इप्रोडियोन एंड टर्बोफॉस, दोनों को भी अभी PIC में डाल दिया गया अंडर द रॉटरडैम कन्वेंशन। ये नोट करना है, जब भी एक नई चीज ऐड हो जाए उसको नोट कर लेना है, उस पर सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा इफ यू गो टू स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन का भी लिस्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। लेट मी जस्ट ओपन, यहाँ पे देखिए द POPs, ऑल POPs इनिशियल 12 डर्टी डजन। देखते हैं ऑल POP पे चल के कि क्या हो रहा है। अगर आप देखिए ये लिस्ट है, यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन की लिस्ट में आपको 3 तरह की चीजें मिलती हैं, जहां पे आपको एक को तो कंप्लीट एलिमिनेट करना है, NX-A कंप्लीट एलिमिनेशन, स्टॉक पाइल है, खत्म कर दो, इस्तेमाल नहीं करना है, कंप्लीटली बैंड। ये लिस्ट आपको मिलेगी। एल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अभी जो है कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे एक्सटेंशन भी मांगा है, कुछ कंट्रीज ने एक्सटेंशन मांगा है कुछ सालों का, तो धीरे धीरे इन चीजों को एलिमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा
कुछ चीजें हैं एनेक्स बी में जो रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि डीडीटी हो गया, पीएफओएस हो गया, पीएफओएस के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं। और कुछ चीजें हैं जो एनेक्स सी में अनइंटेंशनल प्रोडक्शन में आते हैं। अनइंटेंशनल प्रोडक्शन यानी कि एज अ बाई प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, राइट, दे ट्राई टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर? आई होप कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर आपको पता चला होगा कि किस तरह कन्वेंशंस वर्क होते हैं। तीनों कन्वेंशंस साथ में चलते हैं, ठीक है, वन बाय वन आफ्टर द अदर दे होल्ड देयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लियर? So do not forget Basel Convention, Rotterdam Convention and Stockholm Convention. Basel in Switzerland, Rotterdam Netherlands, Stockholm is in Sweden. चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's talk about another convention. बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वेंशन है, ऑल्दो थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा 1983 में कन्वेंशन आया था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन 1983 में, एब्सोल्युटली इट केम इन 1983। ऑलराइट, एयर पोल्यूशन के लिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंडर जो प्रोटोकॉल है एक, वो प्रोटोकॉल हाल ही में सिविल सर्विसेज के मेंस में उसके बारे में पूछा गया था। ऑल्दो इंडिया के साथ उसका ज्यादा कनेक्ट नहीं है, बट स्टिल दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड on this particular convention on long range transboundary air pollution। ये एक मल्टीलैटरल अंडरस्टैंडिंग है, एक अग्रीमेंट है जहां पे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम एयर पोल्यूशन। अब देखिए, जो भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, अब यहां पे भी किस तरह के एयर पोल्यूटेंट्स, जो एयर पोल्यूटेंट्स परसिस्ट होते हैं, जो एनवायरनमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में लंबे समय के लिए रहते हैं, जिसकी वजह से हमें हानि हो सकती है और एक जगह से दूसरी जगह इंपैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग टिपिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस में, अब ग्रीन हाउस गैस आपने एक जगह रिलीज किया, पूरे विश्व को प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही केमिकल कहीं से रिलीज हो रहा है, लेकिन हवा की वजह से, पानी की वजह से कहीं और जा रहा है, एयर पोल्यूशन उसकी वजह से बढ़ रही है, नॉट पानी की वजह से, हवा की वजह से एयर पोल्यूशन अगर आपका बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए पर्टिकुलर कन्वेंशन आया। अब आपको ध्यान देना है, इस कन्वेंशन को लाया किसने? प्रिडोमिनेंटली ये कन्वेंशन, मैं कहूंगा इट इज a Europe based convention, या फिर I would say not just Europe but developed country based convention, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। just to remember, not purely Europe, short में CLR टैब कहा जाता है, Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, CLR टैब। इसको इंप्लीमेंट करता है यूरोपियन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम, EMEP, जो आता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑन यूरोप, राइट, UNECE, राइट, बेसिकली UNECE के अंडर आता है ये। अब इस कन्वेंशन में, ये कन्वेंशन 1983 में लाया गया था, इसके अंडर अभी फिलहाल 51 पार्टीज हैं, 51 पार्टीज हैं जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इनफैक्ट चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि कौन कौन पार्टीज हैं। आप देख सकते हो, हम लोग नॉर्मली जब भी विश्व की बात करते हैं तो विश्व हम लोग कहते हैं इट इज डिवाइडेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, तो मोस्टली नदर्न कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। ऑलराइट, सो CLR टैब कन्वेंशन में 51 कंट्रीज आते हैं, ऑलमोस्ट ग्रीन कंट्रीज। यू हैव कंप्लीट यूरोप, you have northern America of course here, right, यहाँ पे Mexico is not part of it, and you have Eurasian part also, alright, so majorly developed countries, OECD के countries हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। 51 पार्टीज है इसमें। अब जरूरी चीज ये है कि इन्होंने इस कन्वेंशन में एग्री किया कि हम लोग लॉन्ग रेंज में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उसकी जो प्रोडक्शन है या फिर वो जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो एटमॉस्फेयर में आ रहा है, उसको हम लोग कम करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे प्रोटोकॉल्स लिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी, कन्वेंशन है। उसके बाद बाइंडिंग टारगेट्स लाए गए बाय एडेंडम्स, डिफरेंट एग्रीमेंट्स, एडेंडम्स, जैसे कि हेलसिंकी प्रोटोकॉल आया फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फर एमिशंस 1985 में। ये हेलसिंकी कहाँ आता है? वेयर इज हेलसिंकी इज इन फिनलैंड, ठीक है। तो हेलसिंकी प्रोटोकॉल आया 1985 में, 2 साल बाद, फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फर, SOX, ठीक है, सल्फर बेस्ड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को रोकने के लिए। फिर सोफिया प्रोटोकॉल आया नॉक्स को रोकने के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन 1988। सोफिया क्या है? सोफिया कहां पे आता है? सोफिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? सोफिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ बल्गेरिया, ठीक है। तो सोफिया प्रोटोकॉल आया। उसके बाद वो VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोटोकॉल आया 1991 में, और आरहस प्रोटोकॉल आया 1998 में, आरहस प्रोटोकॉल। नाउ आरहस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन डेनमार्क, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कभी कभार सिटी बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं, जैसे सिंपल मैं आपको MCQ बना दूंगा, राइट, एक MCQ बना दिया
कंसिडर द कन्वेंशंस या कंसिडर द सिटीज कनेक्टेड टू दिस कन्वेंशन CLR टैप, जहां पे एक तरफ सिटी दे दी दूसरी तरफ नेशन दे दिया, कितने पेयर करेक्ट है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, इस तरह के भी सवाल आ चुके हैं इन 2022 प्रीलिम्स, करेक्ट? तो इस पे सवाल बन सकता है। इसके अलावा 1999 में गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल भी आया था, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल टू अबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है? तो इस चीज के लिए गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल आया था, और गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के ऊपर एक सवाल आ गया इस बार। अगर आपने मेंस का क्वेश्चन पेपर देखा है, यहाँ पे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट? फोटोकेमिकल स्मॉग में उसमें उन्होंने गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में एक सवाल पूछ दिया था। अगर कई बार ऐसा होता है कि इसको मैं गूगली कहता हूँ कि स्टूडेंट्स कई बार इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं, अगर एस्पिरेंट को पता भी नहीं होता, देन वी अंडरस्टैंड दैट दीज आर सम न्यू इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कभी कुछ सडनली एक सवाल आता है। जैसे मुझे याद है जब मैं मेंस लिख रहा था, देयर वाज वन पर्टिकुलर कमीशन, मैकब्राइड कमीशन पे सवाल आ गया था, पता नहीं कहाँ से न्यूज़ में था, मैकब्राइड कमीशन, समथिंग कनेक्टेड टू टेलीकम्युनिकेशन, राइट? कभी अगर आपने पढ़ा है तो आप ध्यान याद करके थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन इससे गेस वर्क जरूर कर सकते हैं। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल आपने कभी पढ़ा है पहले, इट इज कनेक्टेड टू एयर पोल्यूशन। फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से आपको फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल आया था। और ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग की प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट थी इन द 20th सेंचुरी इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ब्रिटेन में बहुत बार फोटोकेमिकल स्मॉग आ चुका है, यूरोपियन सिटीज में बहुत बार आ चुका है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से फायदा उठाया इन्होंने, उसकी प्रॉब्लम्स हो रही। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये प्रोटोकॉल लाया। अब इस प्रोटोकॉल में 1999 में गोथेनबर्ग में ये प्रोटोकॉल साइन हुआ। गोथेनबर्ग आता है स्वीडन में, रिमेंबर गोथेनबर्ग दूसरी भी जगह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोथेनबर्ग स्कॉटलैंड में भी आता है, राइट? स्कॉटलैंड का एक एरिया है गोथेनबर्ग करके, कंफ्यूज नहीं कराना है। गोथेनबर्ग स्वीडन, यहाँ पे प्रोटोकॉल साइन किया गया जिससे कि कुछ पोल्यूटेंट्स की मात्रा कम करेंगे, ऑलराइट? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कन्वेंशन है CLR टैप, उसमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि यूरोप में हम पोल्यूटेंट्स को कम करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे प्रोटोकॉल्स एडेंडम्स आते गए, जिसमें गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल एक है। अब इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 2020 तक टारगेट सेट करेंगे, SO2 एमिशन को कंट्रोल करेंगे, नॉक्स को कंट्रोल करेंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंट्रोल करेंगे और अमोनिया को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? अब इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज ने खुद के लिए टारगेट दिया, उन्होंने खुद ने टारगेट लिया कि ये जो पोल्यूटेंट्स है इसकी मात्रा कम करेंगे कंपेयर टू 1990 लेवल। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि प्रोटोकॉल अगर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो जाता 2020 तक, तो सल्फर एमिशंस would have reduced in Europe by 63%, NOx would have reduced by 41%, VOC would have reduced by 40% and ammonia by 17% compared to the 1990 level. क्लियर? अब देखिए इसकी नेगोशिएशन ही चल रही थी इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स एटसेट्रा। अभी 2020 के बाद जो टारगेट्स रहेंगे उसके लिए अभी भी नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन। तो जब भी जो CLR टैप के बारे में कोई न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के ऊपर नए टारगेट्स जरूर आएंगे। और इस प्रोटोकॉल को मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल। रिमेंबर, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि इट इज मोस्टली कनेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑन यूरोप, राइट? इन वही लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्लियर? गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। इसके अलावा प्लीज रिमेंबर दीज प्रोटोकॉल्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं आपको अगर सवाल आ जाएगा सिटी के बारे में, क्योंकि इस कन्वेंशन से जुड़े हुए ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हेलसिंकी, सोफिया, आरहस, गोथेनबर्ग, ठीक है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट मिनामाटा कन्वेंशन, राइट? मिनामाटा कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन आया 2013 में, मोर रीसेंट कन्वेंशन है ये। अब सबसे पहले मिनामाटा कन्वेंशन में, मिनामाटा कहाँ पे है? मिनामाटा एक सिटी है जापान में, प्लीज नोट दिस, इट इज अ सिटी इन जापान। अब अगर मैं आप एक MCQ बना दूं, इन जनरल आपको पढ़ने से पहले अगर आपको एक एजुकेटेड गेस लगाना होगा तो ये एक मैं कहूँगा पिटफॉल होगा एस्पिरेंट्स के। जैसे मैंने एक सवाल बना दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनामाटा कन्वेंशन। पहला स्टेटमेंट है, द कन्वेंशन वाज साइंड इन द सिटी ऑफ मिनामाटा इन 2013, ठीक है?
सेकेंड स्टेटमेंट है मिनामाटा कन्वेंशन एम्स टू रेगुलेट और एम्स टू एलिमिनेट द मर्क्यूरी बेस्ड पोल्यूशन या फिर मर्क्यूरी बेस्ड पॉइजनिंग। अब बिना इस चीज को जाने आप क्या क्या चीज करोगे कि अगर ऑप्शन बना दिया 1 ओनली 2 ओनली 1 एंड 2 नेदर 1 और 2, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मोस्ट लाइकली है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टिक कर देंगे बोथ 1 एंड 2 क्योंकि मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मिनामाटा कन्वेंशन है। अब साल के साथ तो 2013 के साथ बहुत रेयरली यूपीएससी डज प्ले ऑन दी नंबर्स, जैसे कि ईयर्स वगैरह कभी कभार हो जाता है वो भी, लेकिन आपके दिमाग में जैसे ही सवाल पढ़ोगे मिनामाटा में है कि नहीं, ठीक है, 2013 है कि नहीं, ओके, देन मर्क्यूरी पोल्यूशन है कि नहीं, ठीक है, ये नोट कर लोगे। अगर आपको लगा कि सभी स्टेटमेंट ठीक है बोथ 1 एंड 2 कर दो, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ध्यान रखना है मिनामाटा कन्वेंशन जो है मिनामाटा में साइन नहीं किया गया था, सिंबॉलिकली इसका नाम मिनामाटा कन्वेंशन दिया गया है क्योंकि इस मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से मिनामाटा एक कोस्टल सिटी है जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत ज्यादा फिशेस मर्क्यूरी पॉइजनिंग से मरे थे, बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट हुआ था इन द सिटी ऑफ मिनामाटा। जैसे ही मर्क्यूरी ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, मर्क्यूरी की वजह से आपकी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसीलिए मिनामाटा इज सिंबॉलिकली नेम्ड आफ्टर जापानीज सिटी जहां पे एक बहुत ही पहला डिवास्टेटिंग इंसिडेंट हुआ था बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ये चीज आपको ध्यान रखिए। तो इसका मतलब है सिर्फ कन्वेंशन साइन कहां हुआ था? जापान में ही हुआ था। जापान की एक सिटी है कुमामोटो करके, कुमामोटो सिटी में ये साइन हुआ था। अगेन 2013 में इसको फाइनलाइज किया गया था। उद्देश्य आपको पता चल चुका है, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, यूएनईपी के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। उद्देश्य क्या है कि भैया मर्क्यूरी की वजह से जो पॉइजनिंग होती है, मर्क्यूरी से जो पोल्यूशन होती है, मर्क्यूरी से जो प्रॉब्लम होती है, उसको एलिमिनेट करना है। यानी कि मर्क्यूरी का एक्सटेंसिव यूज जो होता है उसको एलिमिनेट करना है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य यह है कि अननेसेसरी मर्क्यूरी इस्तेमाल मत कीजिएगा। देखिए मर्क्यूरी बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। अब पुराने जमाने से हम लोगों ने देखा है थर्मोमीटर, थर्मोकपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थर्मोमीटर में क्या होता है, आपका मर्क्यूरी होता है, राइट, पारा। तो आप थर्मोमीटर लगाओगे, टेम्परेचर आप चेक करोगे। या फिर आपने देखा होगा नॉर्मल बीपी वाली मशीन होती है, राइट, स्पिग्मोमैनोमीटर, उसमें भी मर्क्यूरी का पारा ही होता है जो मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता है। या फिर आपने देखा होगा जैसे आजकल तो एलईडी वगैरह आ चुके हैं, एलईडी में नहीं होता है, बट पहले जो सीएफएल हुआ करते थे, राइट, मर्क्यूरी बेस्ड लैंप्स या फिर सीएफएल जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स हुआ करते थे, उसमें भी काफी ज्यादा मर्क्यूरी इस्तेमाल होती है। मर्क्यूरी आप बैटरीज वगैरह में भी इस्तेमाल करते हो, तो अननेसेसरी यूज को एलिमिनेट कर देना, ये इसका उद्देश्य है बेसिकली। ऑलराइट, अब ये जो इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, आप इसको ध्यान दीजिए, 2017 में ये एनफोर्स हुआ, तब से लेकर इन्होंने 5 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हुए, लेकिन हिट हुआ कोविड-19 पैंडेमिक। आप देख सकते हो फर्स्ट मीटिंग 2017 में, सेकेंड मीटिंग आपका 2018 में, थर्ड मीटिंग हुई आपकी 2019 में, 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक हिट हुआ और अभी फिलहाल फोर्थ मीटिंग ही इसकी चल रही है। टेक्निकली अभी तक 5 सीओपीस हो चुके हैं, लेकिन जो फोर्थ मीटिंग थी उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया था। 2022 में हाल ही में हुआ बाली में, और 2021 में भी हुआ आपका 2 सेगमेंट्स में। तो अभी तक मैं कह सकता हूँ 5 सीओपीस हुए, बट इन जनरल यू कैन सी हियर इसकी जो सीओपी होगी, ऑर्डिनरी मीटिंग्स ऑफ द सीओपी विल बी एवरी 2 ईयर्स। ऑर्डिनरीली 2 साल में एक बार होगी, ये डिसाइड किया गया। तो जब भी इसकी सीओपी होगी तो आप इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द मिनामाटा कन्वेंशन। क्लियर? तो जैसे ही मैं मिनामाटा कन्वेंशन बोलूंगा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मिनामाटा सिटी इन जापान, मिनामाटा में साइन नहीं हुआ, इट वाज साइंड इन कुमामोटो इन जापान इटसेल्फ। किस लिए? मर्क्यूरी पॉइजनिंग को रोकने के लिए। क्या करते हैं? करते क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रेगुलेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं आपकी मर्क्यूरी का इस्तेमाल जो आप अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हो। इनफैक्ट 2020 तक का इनका टारगेट था, एक लंबी लिस्ट बनाई थी इन्होंने प्रोडक्ट्स की जिसको कंप्लीटली बैन कर देना, जिसमें मर्क्यूरी इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ देशों को एग्जेम्पशन दिया गया है, 5 ईयर 10 ईयर एक्सटेंशन दिया गया है ऑन रिक्वेस्ट, बट एसेंशियल एलिमेंट्स में भी रेगुलेट करेंगे और अल्टीमेटली फेज डाउन करेंगे। इस तरह का डिसीजन आया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि बैटरी हो गई, आपकी सीएफएल हो गई, सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में, थर्मोमीटर्स में, डेंटल फिलिंग्स में जो इस्तेमाल होता है, इन सभी चीजों को धीरे धीरे हम लोग कम करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स दे विल बी रेगुलेटेड। लेट अस नॉट गेट इनटू दी मिनामाटा कन्वेंशन डिटेल्स। बेसिकली मर्क्यूरी के साथ जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर दीजिए। एसेंशियल प्रोडक्ट से सबके लिए टाइमलाइन दी गई, धीरे धीरे फेज डाउन करना है, अल्टरनेटिव्स बनाए जाएंगे, राइट। इसके अलावा मेजर्स लाएंगे। कैसे करेंगे? अलग अलग देश अपने अपने नेशनल एक्शन प्लान्स देंगे, जिससे वो लोग
मर्क्यूरी का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करेंगे, जिससे मर्क्यूरी की पॉइजनिंग होगी, मर्क्यूरी की बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे ह्यूमंस को बचाए, एनिमल्स को बचाए, सभी को बचाया जाए। दैट इज द इंटेंशन ऑफ मिनामाटा कन्वेंशन। क्लियर? राइट। सो आज यहीं पे समाप्त होता है हमारा डिस्कशन। तो अगले कुछ डिस्कशन का मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि अगले डिस्कशन में हम लोग कुछ मिसलेनियस कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एनवायरमेंट बेस्ड इंटरनेशनल, नॉट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एनजीओस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। सो प्रोबेबली इन अनदर 2 or 3 क्लासेस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट? सो दैट इज इट राइट नाउ फॉर टुनाइट, राइट? हैव अ साउंड स्लीप। बट जाने से पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai222। और ध्यान रखिए कुछ ही समय आपके लिए बचा है टू ज्वाइन दी फाउंडेशन बैच 6। आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच 6 आज से शुरू हो रहा है, 3 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइन करें एंड when you join, do not forget to use my code Rahul Live. All right. So with that note, let me end this discussion. Good night. Take care. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।